माधव के अचानक कमरे में आ जाने से रिया हड़बड़ा गई और जूली को देखने लगी। जूली ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माधव सडनली आ जाएगा। माधव के अनफ्रेंडली चेहरे को देख के जूली मुस्कुराई और कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो शायद कंपनी के कुछ बिजनेस हैंडल करने थे। माधव ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और ग्लूमी फेस के साथ सोफा पर बैठ गया। उसने रिया की ओर देखा और पूछा, बानी कहाँ है? तुम्हें कुछ पता है क्या उसके बारे में? मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ है। रिया ने नज़रें झुकाकर कहा। माधव बानी के बारे में क्यों पूछ रहा है? उसे कुछ शक हो गया क्या? कहीं उसे हमारे बान के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? जूली रिया से शांत बैठी थी। उसने कंसर्न दिखाकर पूछा, माधव बानी को क्या हुआ है? उसने कल अपना सामान पैक किया और बाहर निकल गई। बास्टर्ड की मुझे बिना बताए चली गई। मैंने कॉल किया पर कॉल लग नहीं रहा है। पता नहीं उसका क्या मतलब है। माधव थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था। गुस्सा और चिंता दोनों उसे महसूस हो रही थे। क्या वो मुसीबत में होगी? जूली की हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसे लगा कि माधव बानी के बारे में कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं सोचेगा, पूछेगा भी नहीं। उसने सोचा नहीं था कि सिर्फ 10 घंटों में ही उसे उसकी चिंता होने लगी। डैम इट! बानी तो मर चुकी है और कभी वापस नहीं आने वाली है। अब माधव ने पूछ लिया है तो उसे उसका सारा इल्ज़ाम उस पर ही डालना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर उसे बानी के मौत के बारे में पता भी चला तो वो खुद को ही दोष देगा। उसी ने तो उसे घर से बाहर निकाला है। जूली ने खुद से सोचा और शांत होकर कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो, बानी ज़रूर बहुत गुस्से में होगी। उसका पहले ही टेम्पर बहुत हाई होता है। मुझे डर है कि वो खुद को कुछ कर ना दे। तुम किसी को ढूंढने के लिए क्यों नहीं भेजते? ढूंढो उसे कि कहाँ है, पता लगाओ। नो वे! वो बहुत बदमाश हो गई है क्योंकि उसे मैंने ही बहुत सिर पर चढ़ाया है। अगर मैं गया तो वो और बिगड़ जाएगी। रिया, उस ब्रैड पर ज़्यादा नज़र रखो। अगर उसकी कोई न्यूज़ आए तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करो, ठीक है? ओके डैड, मैं ध्यान रखूँगी। रिया भी जल्दी से मान गई। माधव थोड़ी देर वहाँ बैठा और जूली का हालचाल पूछा और बाद में वो वहाँ से चला गया। उसे अलविदा कहकर रिया जब वार्ड में वापस आई तो उसने जूली को कहा, मॉम, अब हम क्या करें? डैड को शायद हमें शक हो गया है। डैम इट, जाने दो। वैसे भी वो लिटिल बिच तो मर ही गई है और तुम्हारे पापा को उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। जो भी उसने किया वो उसका इल्ज़ाम हम पर कैसे लगाएगा? उसने उस लिटिल बिच को मारा, उसके बैंक कार्ड फ्रोज़ किए और उसे घर से धक्के मार कर निकाल गया। ये सब उसने किया। इसमें हम लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही हम लोगों का कोई हाथ है। हम तो बस चुपचाप बैठे थे। अपनी माँ को इतने काम फेस को देखकर रिया भी शांत हो गई। पहाड़ के नीचे बसे हॉस्पिटल में बानी ने थोड़ा सा खाना खाया। खाना खाकर उसे थोड़ा सा फ्रेश लग रहा था। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिप लगाई। उस वक्त आहान बाहर स्मोक कर रहा था। डॉक्टर ने स्किलफुली ड्रिप लगाई और उसके बाद डॉक्टर ने बानी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे खरोंचे हैं जो बहुत सीरियस है। जो ऑइंटमेंट मैंने तुम्हें दिया है वो तुम्हारे खरोंचों के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मॉर्निंग में एक बार तुम्हारे बॉडी पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया है। मैं उसे फिर से अप्लाई करने के लिए कह दूँगा। बॉयफ्रेंड? कौन है वो? उसका बॉयफ्रेंड है। उसे क्यों नहीं पता है? क्या डॉक्टर उस बाहर के आदमी को रेफ़र कर रहा है? डैम इट! उसने एक्चुअली उसे ऑइंटमेंट लगाया है, वो भी उसके पूरे शरीर पर। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उसे फिर बिना कपड़ों के देखा? बानी शर्मा गई। उसका चेहरा लाल हो गया और डॉक्टर बाहर चला गया। बेड पर लेटकर वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। आधे घंटे बाद आहान ने सिगरेट स्मोक करने के बाद डोर पोस्ट किया और वो अंदर आ गया।
आया। हान जब अंदर आया तो वो बिल्कुल मनमोजी ढंग से आया, जैसे उसे इस दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हारा ऑइंटमेंट लगाने का समय हो गया है। तुम्हारे लिए मूव करना अनकन्वीनियंट होगा, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। बानी का चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, इस हॉस्पिटल में नर्स तो होंगी ना, वो मेरी हेल्प कर देगी, या फिर मैं डॉक्टर से हेल्प ले लूँगी। अहान ने ऑइंटमेंट पकड़ा और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। आर यू श्योर? तुम डॉक्टर से ऑइंटमेंट लगाने में हेल्प लेना चाहती हो? आई एम श्योर, उसने सख्ती से कहा। वैसे तो वो उसके साथ सो चुकी थी, पर तब वो अनकॉन्शियस थी। वो खुद को अब बिना कपड़ों के उसके सामने कैसे ला सकती थी? जब वो होश में हो, ठीक है, मैं अभी आवाज़ देता हूँ। वो मुड़ा और दरवाजे की ओर गया। अचानक वह रुका और बानी की ओर देखने लगा। पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यह हॉस्पिटल ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये सिर्फ पहाड़ के नीचे बसा हुआ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ सिर्फ 2 मेल डॉक्टर हैं जिनसे तुम्हें अभी ड्रिप लगाई। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उनसे ऑइंटमेंट लगाने के लिए हेल्प लेना चाहती हो? सोच लो अच्छे से, फिर बाद में मुझे बता दो, मैं चला जाऊँगा।